हाँ जी बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ते रहो। अभी एग्जाम का डेट शीट आ गया है। काफी अच्छे से पढ़ो, जो भी क्वेश्चन हो पूछो। एक बच्चे का सवाल था कि सर सर्विस कॉस्टिंग को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दो, आप समराइज कर दो इस सर्विस कॉस्टिंग का। और दो चार क्वेश्चन तो हम लोग देखते ही हैं एज यूजुअल रिवीजन लेक्चर में। देखो, सर्विस कॉस्टिंग काफी छोटा चैप्टर है एंड देयर इज नो एज सच कॉन्सेप्ट। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे एक आध कॉन्सेप्ट है, बस उसी को लेके सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई भारी चैप्टर नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग की, है तो बड़ी बेसिक सा, पर थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं उसका लेंथ देख के। इस सर्विस कॉस्टिंग में थोड़ी क्वेश्चन का कहानी टाइप का होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, पर ऐसा नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अभी सर्विस कॉस्टिंग पढ़ते हैं, दो चार क्वेश्चन देखते हैं पास्ट ईयर में आए हुए, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, अभी तक हमने और सारे कॉस्टिंग मेथड में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कॉस्टिंग देख रहे थे, है कि नहीं? कि गुड्स बनता है उसकी कॉस्ट कैसे निकाले, प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस कैसे निकाले, गुड्स बनाए कि ना बनाए, है कि नहीं? अब एक सर्विस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है, गुड्स प्रोड्यूस करके नहीं बेचती, जैसे होटल वाले हो गए, लॉज वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, ये ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, चाहे सॉरी चाहे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हो, एजेंसी की सर्विस देने वाले, तो ये सारे अपनी सर्विस की कॉस्टिंग इनको पता होनी चाहिए कि मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, तभी तो उस पर प्रॉफिट चार्ज करके अपनी सर्विस का जो, वो क्या बोलते हैं उसको, रेंट बोलो या हायर चार्जेस बोलो या टेकिंग बोलो, आपके लैंग्वेज में सिंपली जो सेल प्राइस नहीं होता कि मार्जिन जाने जोड़ने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, तो सर्विस से रेवेन्यू कितना आना चाहिए, क्या चार्ज करूं, रेंट या फिर हायर चार्जेस। अगर कोई चीज दे रहे हैं तो हायर चार्जेस बोलते हैं। मान लो कि मैं, होटल है या फिर लॉज है जो रेंट पे रूम देता है, तो क्या रेंट चार्ज करना चाहिए, या फिर आप टेकिंग बोल सकते हो। तो ये निकालने के लिए आपको कॉस्ट पता होना चाहिए कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें खर्चे कितने लग रहे हैं। ठीक, कॉस्ट निकालने का तो सिंपल तरीका है कि पूरी कॉस्ट को जोड़ दो, है कि नहीं? लेकिन अब जब कॉस्ट निकालोगे तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कॉस्ट पर यूनिट, ये जो यूनिट है ना, यूनिट, इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। वो कॉस्ट निकालने में कंफ्यूज नहीं है बच्चा, कॉस्ट तो उसको भी पता है, सारे खर्चे को जोड़ दूंगा एनुअल बेसिस पे, अगर मुझे जोड़ना है तो पूरे खर्चे को ले लूंगा एनुअल और यूनिट को भी ले लूंगा एनुअल, डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा। पर जो यूनिट है वहां पे थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वीडियो थोड़ी खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी इन्फेक्शन हो गया है और वो बोलने की वजह से उतनी रिकवरी नहीं हो पाती उसकी, तो कम्प्लीटली मुझे तो, मैं खुद चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ ठीक हो, बट मैं खुद डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। अब मुझे बोला गया था रेस्ट लेने को, बट कोविड की वजह से इतना बड़ा गैप हो गया था कि तबीयत खराब हो गई वहाँ पे, और गैप होने की वजह से काफ़ी पेंडिंग रह गया आप लोगों के लिए जो मुझे करना था। तो इस वजह से रेस्ट तो नहीं ले सकते, पर उसी में थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहे हैं, गले को दे रहे हैं। और थोड़ी बहुत मुसीबत तो आप लोग का टीचर हो, इतना आप लोग सह लो, है कि नहीं? चलो। तो कॉस्ट देखो, सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो टोटल कॉस्ट को तीन हिस्सों में बांट सकते हो, कई बार दो भी हिस्सों में बांट सकते हो। देयर इज नो एज सच रूल, पहले बता दो, कोई ऐसा रूल नहीं है। अरे कॉस्ट निकालने का कोई रूल हो सकता है क्या? सारे खर्चे को एक जगह रखना ही तो है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने तीन हिस्सों में बांटा है, फिक्स को ही स्टैंडिंग भी बोलते हैं, फिक्स वेरिएबल या ऑपरेटिंग या रनिंग बोल सकते हो, एंड मेंटेनेंस में। कहीं कहीं सर दो ही हिस्सों में बांटा है, फिक्स एंड वेरिएबल में। कहीं कहीं सर पूरा हिस्सों में बांटा ही नहीं है, सीधा खर्चे लिख दिया है। हम क्या करें, आप बेसिक कोशिश करो कि अगर बांट के लिखोगे तो और बढ़िया, और घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कहीं किसी खर्चे को इंस्टीट्यूट ने, आपने पढ़ा था कि फिक्स में पर वेरिएबल में दिखाया है। देखो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। बेटर क्या है कि अगर जो चीज हमने पढ़ा रखा है, ठीक, आपको वैसे ही करना है, क्योंकि यही चीज मैं सिर्फ मैं नहीं, ये चीज पहले से भी दिक्कत आ रही है कि एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे अभी पढ़ते हैं थोड़ा, फिर मैं आता हूँ इंस्टीट्यूट में क्या बच्चों को कंफ्यूजन आ जा रही है।
देखो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या इट इज अ पीरियड कॉस्ट, एक टाइम बेसिस पे इनकर्ड होने वाला कॉस्ट है। आप ऑपरेट करो या ना करो ये खर्चा लगेगा। फॉर एग्जांपल लाइसेंस फी या फिर इंश्योरेंस एक बार हम पे करते हैं 1 साल के लिए, आप उसके बाद गाड़ी चलाओ ना चलाओ, अपनी सर्विस दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लग गई, फिक्स चार्जेज है। वैसे ही कोई टैक्स लगता है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पे लगता होगा एनीथिंग, आप मान लो कोई भी टैक्स, वो तो टैक्स एक बार आप पेमेंट कर दिए 1 साल के लिए, आप उसको यूज करो ना करो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स है, आप मान लो कि कोई स्टाफ रखे हो, सैलरी दे रहे हो उस स्टाफ का, फिक्स है। वैसे ही गाड़ी चलाने के लिए मान लो ड्राइवर कंडक्टर रखा है, अगर पर मंथ सैलरी है, पर एनम सैलरी है, तो इट्स अ फिक्स। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन वो गाड़ी तुम्हारा खराब हो गया था, वो चलाया नहीं तो उसकी सैलरी काटोगे, नहीं, पर मंथ सैलरी है तो पर मंथ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। पर वही चीज वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज दे रहे हो, सर्विस ऑपरेट करोगे तो ये लगेगा वरना नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कंज्यूमेबल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो खर्चे वो वेरिएबल है। अगर आप पेपरेट गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल एंड डीजल लगेगा, है कि नहीं, कंज्यूमेबल लगेगा। तो ये सारे खर्चे होते हैं वेरिएबल के खर्चे। सैलरी जो है वेरिएबल हो सकता है कब, जब पर ऑपरेशन दिया हो, पर आवर दिया हो। मान लो मैं एक ड्राइवर रखा हूँ गाड़ी चलाने के लिए, पर उसको सैलरी पर मंथ नहीं देता, पर मंथ देता तब तो फिक्स, पर ट्रिप देता हूँ तब तो वेरिएबल है ना, ट्रिप चलाएगा, जितना ट्रिप चलाएगा उतना सैलरी बनेगी, नहीं चलाएगा नहीं बनेगी, है कि नहीं। तो ऑपरेशन बेसिस पे है, जैसे कि पर ट्रिप, तब जाके आपको उसको वेरिएबल में लेना है। इंस्टीट्यूट इसलिए भी ले लेता है क्योंकि वेरिएबल का दूसरा नाम रनिंग है, उसको लगता है कि रनिंग से रिलेटेड है, गाड़ी चलाने से रिलेटेड है तो रनिंग में डाल दिया। नहीं, आप लॉजिकल से रहो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर अपने दिमाग में करो कि हाँ कॉस्टिंग अप्रोच के अनुसार ऐसा होना चाहिए, कॉस्टिंग के नॉलेज अनुसार, और वैसे ही करो। कोई दिक्कत हो नोट्स डाल दो, 100% फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कंफ्यूजन जब हम लोग पढ़ते थे ना तब भी था। अगला देखो, स्पेयर टायर प्लांट एंड मशीनरी, इसको जनरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रखा है। कई बार देखोगे तो इसको वेरिएबल के साथ जोड़ के लिख दिया होता है, समझ रही हो, रनिंग में, कि रिपेयर उपेयर कैसा है कि गाड़ी वाड़ी चलेगी तभी खराब होगा और रिपेयर करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन तो ऐसे भी हो रहा होता है कि नहीं, टाइम बेसिस की वजह से। पर जनरली रिपेयर उपेयर तभी होगा जब गाड़ी चलेगा। तो वेरिएबल के साथ कई बार अलग से लिखा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, आप अलग से लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल वाले हेडिंग में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। वैसे ही डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे कि पर एनम डिप्रिसिएशन दिया है, ऐसे लगेगा, क्या है वो, टाइम की वजह से इनकर्ड हो रहा है, डिप्रिसिएशन तो फिक्स है। वही डिप्रिसिएशन अगर जैसे कि एक गाड़ी है उसका डिप्रिसिएशन है किलो आवर्स, किलोमीटर में, कि उसकी लाइफ भी किलोमीटर में है, तो ऑब्वियसली लाइफ किलोमीटर में है। अगर लाइफ उसकी किलोमीटर में है तो जितना हर एक साल चल जाएगा किलोमीटर उतना डिप्रिसिएशन काटनी पड़ेगी। तो वेरिएबल हो गया ना, क्यों, क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगी तो डिप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, गाड़ी ज्यादा चलेगी ज्यादा डिप्रिसिएशन आएगा, है कि नहीं। तो डिप्रिसिएशन तब फिक्स है जब पर एनम है, एक फिक्स हर एक साल डिप्रिसिएशन हो रहा है। और डिप्रिसिएशन अगर एक्टिविटी से बेस्ड हो, जैसे मशीन आवर पे बेस्ड है, किलोमीटर पे बेस्ड है, तब डिप्रिसिएशन वेरिएबल। समझ में आया, तीनों खर्चे को जोड़ दो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट या मार्जिन बोलते हैं उसको जोड़ दो तो हायर चार्जेस रेंट या टेकिंग आ जाएगा। प्लस हम जब सर्विस देते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की टैक्सेस भी लगता है, वो टैक्स भी तो हम कस्टमर से ही कलेक्ट करके लाएंगे, है कि नहीं। तो टैक्स जोड़ देंगे तो टैरिफ आ जाएगा, ये है जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, टैरिफ, है कि नहीं। टैक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम एग्जाम में यहाँ तक करेंगे, प्रॉफिट का भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो सिर्फ कॉस्ट निकाल देंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहला पार्ट नहीं है टैरिफ तक, ये यूनिट, यहीं पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। चलो ऊपर का जो यहाँ तक देखे टैरिफ तक, इसमें एक दो नोट मैंने लिखा है। पहला नोट कि प्रॉफिट मार्जिन और जो टैक्स देगा, देखो इंटरेस्ट का एक ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कॉस्ट में जनरली कॉस्टिंग के कंसेप्ट अनुसार लोग दोनों अप्रोच है, कॉस्ट में लेना या नहीं लेना। लोग कॉस्ट में नहीं लेते हैं कॉस्टिंग के कंसेप्ट अनुसार, इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट इंस्टीट्यूट यहाँ पे बोलता है कि फिक्स कॉस्ट में आप इसको ले सकते हैं, दोनों अप्रोच ले सकते हो, जो भी करना आप नोट्स डाल देना। फाइनेंशियल कॉस्ट जनरली कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है, इसीलिए नहीं भी लेते हैं।
प्रॉफिट मार्जिन और टैक्स कुछ ना बोले तो किस पे परसेंटेज दिया है प्रॉफिट का या फिर टैक्स का, इस पे निकालोगे। ये जो हायर चार्जेस रेंट है ना, इस पे। डिस्काउंट हमेशा देखो बिफोर टैक्स लेना है, टैक्स जोड़ने से पहले डिस्काउंट घटाने के बाद तब उसके बाद टैक्स रेट अप्लाई करना है। टैक्स जोड़ने के बाद टैरिफ में से डिस्काउंट नहीं दे सकते, सरकार के टैक्स में से आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो पहले अपना डिस्काउंट घटा लो, जो बचेगा उसमें टैक्स रेट जोड़ो। अगला है मार्कअप या रिटर्न। मार्कअप या रिटर्न भी मार्कअप या रिटर्न का भी मतलब होता है प्रॉफिट, पर उसका परसेंटेज लिखा है ना मार्कअप 10%, 20%, तब कॉस्ट पे अप्लाई करोगे वो परसेंटेज। प्रॉफिट या मार्जिन बोले तो सर इस पे अप्लाई करेंगे, मार्कअप बोले तो सर कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक। यूनिट देखो, यूनिट देखने से पहले यूनिट 3 किस्म का होता है। यूनिट मतलब क्या होता है कि किसके टर्म्स में आप कॉस्ट निकालना चाहते हो, है कि नहीं। मान लो मैं गाड़ी चलाता हूँ फॉर एग्जांपल, और गाड़ी का चलाने का कॉस्ट निकालता हूँ, मेरा उसी का बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का। कितना पर किलोमीटर अगर निकालना चाहता हूँ कॉस्ट, कि 1 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा आएगा, तो ये जो पर किलोमीटर है ना, किलोमीटर, दिस इज यूनिट, कि किसके टर्म्स में आप कॉस्ट को निकालना चाहते हो, इसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट ताकि इंडिविजुअल यूनिट हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट मतलब पर ट्रिप, पर पैसेंजर, पर गेस्ट, कि इतना मैं चार्ज करता हूँ पर डे। एक सिंगल यूनिट है, एक होता है कंपोजिट यूनिट। सिंगल यूनिट का उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कंपोजिट यूनिट का क्वेश्चन आएगा, जैसे पैसेंजर किलोमीटर। इसमें देखो 2 यूनिट है, एक तो पैसेंजर और दूसरा किलोमीटर, 2 यूनिट का प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। सिंगल यूनिट क्यों नहीं आएगा, कंपोजिट यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैसेंजर किलोमीटर निकलता कैसे, नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू टोटल किलोमीटर, वैसे ही होता है एक टन किलोमीटर। सर टन ले लेंगे जितना हो और टोटल किलोमीटर ले लेंगे, हो गया टन किलोमीटर। 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। अब जरा देखो, मान लो मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता हूँ, ठीक। तो मैं बोला वहां पे यूनिट यूज करेंगे, एक तो टन मतलब कितना वजन, प्लस कितना दूर जा रहा है। 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन। अब देखो उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कोई तो पास के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन यूज करता होगा, कोई दूर के लिए भी यूज करता होगा, कोई कम सामान कम वेटेज का यूज करता होगा, कोई ज्यादा वेटेज का। सबसे मैं कॉमन चार्ज नहीं कर सकता, है कि नहीं। कम वेटेज का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कम वेटेज का चार्ज कम होना चाहिए, ज्यादा वेटेज का चार्ज ज्यादा। वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा चार्ज होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम। तो इसीलिए हम दोनों यूनिट, टन को भी वेटेज मतलब वेट कितना है और किलोमीटर कितना दूर लेके जाना है, दोनों को ध्यान देके चार्ज करते हैं, है कि नहीं। 10 kg अगर एक ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए दिया, एक ने 100 kg दिया, ऑब्वियसली इसका ज्यादा चार्ज होना चाहिए। वैसे ही एक ने दिया कि सर 2 किलोमीटर लेके जाना है इस गुड्स को, एक ने 200 किलोमीटर लेके जाना है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं। तो पर टन पर किलोमीटर की, एक टन को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है कि नहीं। तो इससे दोनों कवर हो गए, टन भी कवर हो गया, किलोमीटर भी कवर हो गया। वैसे ही पैसेंजर किलोमीटर देखो, सिर्फ पर पैसेंजर निकालना, अगर पर पैसेंजर निकाल रहे हो तो सिंगल यूनिट तो है, पैसेंजर से डिवाइड कर देना है, लेकिन दिस इज नॉट गुड। क्यों, देखो कोई पैसेंजर पास जाएगा तो उससे तो कम रेंट चार्ज करनी चाहिए, उससे तो कम आपको फेयर चार्ज करना चाहिए ना। कोई पैसेंजर दूर जाएगा तो उससे ज्यादा फेयर चार्ज करना चाहिए। तो सिर्फ पर पैसेंजर फेयर नहीं होना चाहिए, पर पैसेंजर और कितना किलोमीटर जा रहा है वो पैसेंजर, वो भी ध्यान देना जरूरी है, कि पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इसीलिए पैसेंजर किलोमीटर यूज करते हैं, पैसेंजर नहीं, है कि नहीं। किलोमीटर के अनुसार चार्ज करने लग गए तो पर पैसेंजर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कंपोजिट यूनिट का यूज करते हैं। कंपोजिट यूनिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट, एक यूनिट ऊपर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट, मैंने बताया कि 2 यूनिट का प्रोडक्ट को बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है, बेटर अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, है कि नहीं। पूरी दुनिया ऐसे ही यूज करती होगी।
फिलहाल इन दोनों पे क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट बाद में। एक देखो, ट्रांसपोर्टेशन में ना जो कंपोजिट यूनिट है वो दो किस्म से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है, मान लो ए से बी के पास गए, बी से सी के पास इतना डिस्टेंस, ए से सी के पास इतना डिस्टेंस, ठीक है। टन इतना 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 कैरी करके गया है और किलोमीटर इतना 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 है, ठीक। ए बी सी का तीन अलग अलग लोकेशन पे गुड्स गया है। स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के ही केस के लिए ये पढ़ रहे हो तुम, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के केस में। जनरली दो एक्सेप्टेड जो हम निकालते हैं ना यूनिट, वो क्या है, एक तो वेटेड एवरेज के बेसिस पे जिसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं कि किलोमीटर इंटू टर्न कर दो, प्लस किलोमीटर इंटू टर्न प्लस किलोमीटर इंटू टर्न, तो टोटल टर्न किलोमीटर आ गया। और एक होता है सिंपल एवरेज या कमर्शियल आप बोल सकते हो। वो कैसे होता है सर, बड़ा सिंपल है, टर्न का एवरेज इंटू टोटल किलोमीटर। एवरेज ऑफ टर्न कैसे निकलेगा सर, 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, ठीक। ऑन एन एवरेज टर्न इतना है और टोटल किलोमीटर से इंटू कर दिया टर्न किलोमीटर निकालने के लिए। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटा सा एक था कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया। चल हाँ, थ्योरी के लिए मैंने बताया था कि ये चीज आपको याद रखना है। याद आ रहा है कुछ थ्योरी का रिवीजन लेक्चर में? सर्विस यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ जी, आ जाओ जरा, ये सिंगल यूनिट पे क्वेश्चन है। सिंगल, कंपोजिट एंड इक्विवेलेंट तीन किस्म का यूनिट होता है। सिंगल यूनिट पे ये क्वेश्चन है, जरा देखो। एसीजेड लिमिटेड बिल्ट अ 20 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। कोई कंपनी है, एक हाईवे बनाई 120 किलोमीटर का, गुड। नाउ ऑपरेट अ टोल रोड टू कलेक्ट टोल चार्जेस, और टोल चार्जेस कलेक्ट कर रही है, हाईवे बनाई है तो जो भी गाड़ी गुजरता है टोल चार्जेस पे करना पड़ता है। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड, इसको बनाने के लिए 900 करोड़ रुपया लगा। ठीक है, टू बिल्ड द रोड एंड हैज एस्टिमेटेड टोटल ऑफ दिस मच व्हीकल्स यूजिंग ड्यूरिंग 10 ईयर्स। देखो इसका लाइफ मान लो 10 साल है, और टोटल कितने गाड़ी गुजरेंगे उस 10 साल में, व्हीकल्स सर 120 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। अदर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, अब जून के लिए सारा खर्चा दिया है तो जाहिर सी बात है जो भी पूछेगा वो सिर्फ जून मंथ के लिए पूछेगा, तो सबको मंथली लेना है। कॉस्ट पर किलोमीटर, सर टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा, किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा। अब सिंस ये सिंगल यूनिट है ना, याद आ रहा है कुछ, तो इसको सिंगल यूनिट का क्वेश्चन है। टोल रेट पर व्हीकल, सर टोल रेट का मतलब होता है मेरे कॉस्ट में अपना प्रॉफिट भी जोड़ दूंगा तो टोल आ जाएगा टोटल, कितना में मुझे कॉस्ट के बाद प्रॉफिट भी तो जोड़ूंगा, तो मुझे कितना कलेक्ट करना है पर व्हीकल। तो नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर दूंगा। देखो पर व्हीकल सिंगल यूनिट, पर किलोमीटर सिंगल यूनिट, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये सिंगल यूनिट का क्वेश्चन है। जरा बताओ। सैलरी दिया है, 3 शिफ्ट में काम होती है, 5 लोग काम करते हैं पर शिफ्ट, तो 3 इंटू 5 इंटू दिस मच पर डे पर पर्सन 200, और टोटल जून में 30 दिन होगा, तो ये आ जाएगा सैलरी। वैसे ही बताओ, ये निकालना हो तो सर 3 शिफ्ट 2 लोग, 3 से 50 इंटू 30, 2 शिफ्ट में काम होता है, हर एक शिफ्ट में 2 लोग होते हैं, तो टोटल 4 लोग काम करते हैं, रोज का उनका 200 का है और 30 दिन होते हैं जून में, तो ये आ जाएगा। वैसे ये निकाल लोगे 3 इंटू 1 इंटू 500 इंटू 300, ये जून का दिया हुआ है तो सीधा ही डाल दोगे। और ये प्रॉफिट चार्ज करने का। फिक्स एंड वेरिएबल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो आप कैसे करते? फॉर एग्जांपल अब देखो इंस्टीट्यूट का आंसर देते टाइम मेंटेनेंस अलग लिखा है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को अपोर्शन करते हैं हर एक साल। इट इज सिंपली लाइक अ डेप्रिसिएशन, है कि नहीं? एसेट है तो डेप्रिसिएशन यूज वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट है तो अपोर्शनमेंट करते हैं। और अदर कॉस्ट करके लिखा हुआ है, आप ऐसे ना करके फिक्स एंड वेरिएबल एंड रनिंग कर दो, क्योंकि आपको याद कैसे रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट कैसा कर रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं।
सैलरी, देखो अब सैलरी क्या है, पर डे, पर डे सैलरी है ना। पर डे सैलरी है, तो जितने दिन वो काम करेगा इसको हम रनिंग में ले सकते हैं या वेरिएबल में। क्यों सर, जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन का ही सैलरी देंगे, यहाँ तो बोला नहीं है। तो हम मान लिए 30 दिन पूरा काम कर रहा है, पर मंथ या पर एनम होता तो फिक्स मानते। पर डे है सैलरी, अगर किसी दिन काम नहीं किया तो सैलरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी और ये टेलीफोन, जनरली इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन भी क्या होगा, वेरिएबल ही। आपको तो वैसे दिया हुआ है निकाल के कि कितना लग रहा है, क्यों वेरिएबल। सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो इन्होंने कोई डिवीजन नहीं किया, सारे खर्चे का एक जगह लिख दिया, सिर्फ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। आप कोई खर्चा नहीं भी अपोर्शन करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, जब वहां पे काम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, काम होगी तो टेलीफोन लगेगा, है कि नहीं। काम नहीं होगी नहीं लगेगा। ये ऐसे तो खर्चे है नहीं कि आप बात ना करो तब भी पैसे आएंगे। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कॉस्ट देखो, कई बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग से हेडिंग इंस्टीट्यूट बना देता है, तो आप बेहतर होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग से ही हेडिंग बना के लिख देना, ठीक। या फिर आपको कुछ डिवीजन करने की जरूरत नहीं, सारे खर्चे को ही लिख देना नॉर्मल, और टोटल कर देना टोटल कॉस्ट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे उतना मतलब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं गलत हो जाएगा, मैंने कुछ गलत डाल दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे मेन क्या है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाए रखो। उसके बाद टोटल कॉस्ट, यहाँ देखो जरा, टोटल कॉस्ट आ गया, ये लिखा है कि कॉस्ट पर किलोमीटर। अरे टोटल कॉस्ट मालूम है 120 किलोमीटर है, डिवाइड कर दूंगा, कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा। फिर बोल रहा है टोल रेट, टोल कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को जोड़ के पर व्हीकल, व्हीकल निकाल लेंगे। अरे जरा प्रॉफिट बताओ, 30% है कॉस्ट पे, प्रॉफिट बताओ 30% है कॉस्ट पे, तो इस पे 30% जोड़ोगे तो ये टोटल टोल आ जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर दोगे। कैसे, जरा बताओ। 120 करोड़ 10 साल के लिए है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो एक साल इतने व्हीकल चलते हैं उस टोल पे, 1/12 कर दोगे। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया कि हर एक महीने, क्योंकि हम एक महीने का निकाल रहे हैं ना, 12 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक महीने का नंबर ऑफ व्हीकल आ जाएगा। यहाँ पे किया हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल। चलो, कंपोजिट यूनिट पढ़ा था हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट, है कि नहीं। कंपोजिट यूनिट रियल लाइफ में यूज होता है, सिंगल यूनिट उतना यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों फैक्टर को जरूरी है, पैसेंजर भी और कितना दूर जा रहा है वो भी। एक पैसेंजर का कम, दो पैसेंजर का ज्यादा। टन किलोमीटर, कितना वेटेज, कितना टन का सामान है ये भी जरूरी है, कितना दूर लेके जाना है ये भी जरूरी है कि नहीं। आ जाओ। एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड टू रीजनल डीलर यूजिंग सिंगल लोड। एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, अपने डीलर को गुड्स डिलीवर करता है, मान लो ये एक्स है और यहाँ पे कोई डीलर होगा। एक गाड़ी जाती है लॉरी, सिंगल लॉरी मतलब एक ही लॉरी है, डिलीवर करके आती है। डीलर प्रीमाइसेस इज 40 किलोमीटर अवे, यहाँ से ना ये 40 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉरी में एक जर्नी ट्वाइस अ डे, फुल्ली लोडेड ऑन आउटवर्ड जर्नी एंड एम्प्टी ऑन रिटर्निंग जर्नी। कह रहा है 2 बार जाता है डीलर के पास, जब जाता है तो पूरा लोड होके जाता है, 10 टन का उसका वजन लेके, और आता है तो जाहिर सी बात है डीलर को सामान देने के बाद तो खाली ही गाड़ी आएगा ना। हाँ, तो बताओ, एक बार जाता होगा, फिर आता होगा, दूसरी बार फिर जाता होगा गाड़ी, फिर आता होगा, हर एक बार जाता होगा तो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर कवर करता होगा कि नहीं। जाने में भी 40 किलोमीटर, आने में भी 40 किलोमीटर, समझ रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा, जाते टाइम 10 टन लेके तो जाता है, आते टाइम खाली गाड़ी आता है, याद आ रहा है कुछ, ये जरूरी है। टन इंटू किलोमीटर करोगे तो टन किलोमीटर आता है, आते टाइम तो टन कुछ है ही नहीं, तो ये ध्यान रखना।
वैसे ही ये सर जाते टाइम 40 किलोमीटर जाता तो है 10 टन का सामान लेके, आते टाइम आता है 40 किलोमीटर और कोई टर्न नहीं होता, खाली गाड़ी होती है। सबसे पहले क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल फॉर 4 वीक पीरियड एनालाइज इनटू रनिंग कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। टोटल टोटल कॉस्ट को कह रहा है, रनिंग कॉस्ट कौन सा है, फिक्स कॉस्ट कौन सा है, उसमें ब्रेक करके बताइए। 4 हफ्तों का, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग पर किलोमीटर एंड पर टन, यानी कि कॉस्ट तो निकालना है सर, पर कैसे? टन किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर या 1 टन, तो ये दो देखो, पर किलोमीटर एंड पर टन, ये कैसे निकलेगा? टन इंटू किलोमीटर। इसी को बोलते हैं ना कंपोजिट यूनिट, दो यूनिट का कॉम्बिनेशन। सिंपल सा बात है, देखते हैं करके। आ जाओ जरा। अब एक वीक में कह रहा है कि एक साल में 52 वीक होते हैं, हमें 4 वीक का लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खर्चे पूरे साल का दिया हो तो 4 वीक का कैसे निकलेगा? डिवाइड बाई 52 इंटू 4। जो खर्चा पर वीक ही दिया है इंटू 4 कर दूंगा तो 4 वीक का आ जाएगा, है कि नहीं? जरा आओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक तो कितना किलोमीटर चला और कितना टन किलोमीटर। टन किलोमीटर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लास्ट में डिवाइड करना है टन किलोमीटर से। किलोमीटर इसलिए चाहिए, तो किलोमीटर अलग से निकालना जरूरी है क्योंकि सर बहुत सारे खर्चे, जैसे डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा किलोमीटर के बेसिस में होता है, तो पता होना चाहिए ना कितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है। ओके, 4 वीक 1 वीक का क्यों किया है? हमारे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है क्या? दोनों का पूछा है क्या? नहीं, आप 4 वीक को भी बेस मान के करोगे तो हो जाएगा। क्यों? देखो, यहाँ पे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल फॉर 4 वीक पीरियड, ये दूसरे में पूछा है। इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 वीक का करते तो हो जाता। तो ये 1 वीक का नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, या फिर 1 वीक का लिख रहे हो कि सपोज कंपेरेटिव फॉर्म में आपको करना है। 4 हफ्ते का खर्चा पता है, 1 हफ्ते का कैसे हुआ? डिवाइड बाई 4। आओ जरा। एक बात बताओ, किलोमीटर पहले देखते हैं। एक लॉरी है, 40 किलोमीटर जाती है तो आती भी है, तो एक बार जाने का तो 80 किलोमीटर हो गया। 40 इंटू 2, गया 40 आया 40। वो दिन में 2 बार जाती है, तो ये एक बार का, ये दिन में 2 बार गया तो इतना हो गया, है कि नहीं? हफ्ते में कितने बार जाता है? 5 डेज इन अ वीक। टोटल हफ्तों का किलोमीटर हो गया। अगर 4 हफ्ते का निकालना है तो ये क्या है सर? 1 वीक का। अगर 4 वीक का निकालना हो तो इंटू 4 कर देंगे। पहले बताओ एक हफ्ते में कितना? सर 40 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 8 से। 8 से इंटू 4 हफ्ते का, एक हफ्ते में अगर 8 से किलोमीटर चलता हो गाड़ी तो 4 वीक में कितना? 8 से इंटू 4, 3200। अच्छा अब बताओ, अब जरा टन किलोमीटर देखते हैं। ये कैसे निकलता है? टन इंटू किलोमीटर। एक बात बताओ, पता पता है आपको? पहले 1 वीक का देखते हैं, फिर यहाँ 4 वीक का देखते हैं। एक बात बताओ, ये जो 8 से किलोमीटर चला है ना पूरे हफ्ते, जाने और आने दोनों का 8 से है। इसमें पता है 4 से किलोमीटर तो वो 10 टन लेके गया है जाने जाने में। अब बचा हुआ जो 4 से किलोमीटर है ना आने का, जितने बार गया है उतने बार आया भी तो है, उसमें कोई वो नहीं लेके गया है। वो उसमें जितने बार आया है खाली आया है, तो 0 टन। टन इंटू किलोमीटर करना, ये 4000 हुआ। वैसे ही बताओ 4 वीक का। सर ये जो 3200 है ना,
ये जाने का भी है और आने का भी है किलोमीटर। तो 1600 इसमें क्या है, गया 10 किलोमीटर 10 टन लेके, और 1600 क्या है, आने का किलोमीटर जिसमें खाली आया था गाड़ी जीरो, तो ये 16,000 हो गया। वैसे एक का निकालने के बाद खुद ही 4 से इंटू कर दोगे तो 4 वीक का आ जाएगा। ठीक, देखो जरा, 800 3200 4 वीक का, एक वीक का किलोमीटर, वैसे ही टन किलोमीटर 4,000 एंड 16,000। समझ में आया ये कैसे निकला है? इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको बस सोचो कि जो भी सर किलोमीटर है 800 किलोमीटर, वो जाने आने दोनों का है। जाने का 400 है, आने का 400 किलोमीटर है। आते टाइम वो कुछ टन लेके नहीं आया था, खाली गाड़ी आया था, पर जाते टाइम वो 10 टन लेके गया था। और हम निकालते कैसे हैं, किलोमीटर इंटू टन। तो किलोमीटर 400 इंटू टन, प्लस आने का भी किलोमीटर 400 पर इंटू टन में क्या लिखोगे, जीरो। चलो आ गया, ये यहाँ पे किया हुआ है जिसको आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो देख के। अब जरा बताओ, खर्चे देखते हैं। ये डीजल का जो है रनिंग में आएगा, इंजन ऑयल सर रनिंग में आएगा, ड्राइवर की सैलरी फिक्स है, फिक्स में आएगा, रिपेयर रनिंग में आएगा, गैरेज का रेंट फिक्स में आएगा, कॉस्ट ऑफ लॉरी पता है सर, डेप्रिसिएशन वैसे तो डेप्रिसिएशन फिक्स में आता है, और डेप्रिसिएशन अगर लाइफ किलोमीटर में हो, पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन हो, कि कितना चला पर ऑपरेशन हो, तो सर डेप्रिसिएशन वेरिएबल में आता है। इंश्योरेंस फिक्स में आएगा। टायर सर, टायर का जो खर्चा है ये रनिंग का ही है वैसे भी, और नहीं तो दूसरे तरीका से देखोगे तो सर टायर पता है, किलोमीटर जितना किलोमीटर चलेगा उस टायर का लाइफ किलोमीटर के बेसिस पे होता है, तो लाइफ अगर किलोमीटर बेसिस पे है तो ये क्या है, रनिंग। ये एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू क्यों दिया है सर, ऊपर डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। लाइसेंस फिक्स, अदर वेरिएबल फिक्स, तो बांट दिया सारे खर्चों को। अब निकालोगे कैसे, जरा बताओ। डीजल का देखो ये है, अब हम सब चीज 4 वीक का करके आपको बताते हैं। मैं सब चीज 4 हफ्तों का खर्चा निकाल के बता रहा हूं आपको। एक हफ्ते का कैसे करोगे, डिवाइड बाई 4। डीजल देखो 8 किलो में, 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है और रेट है 60 का। 3200 किलोमीटर है, 1 लीटर में कितना चलता है, 8 किलोमीटर एंड रेट है 60 का। तो ये है डीजल का खर्चा, कितना आएगा, डिवाइड बाई 8 इंटू 60, 24,000। कॉस्ट ऑफ डीजल 24,000। एक हफ्ते का निकालना हो तो डिवाइड बाई 4। वैसे ही देखो दूसरा, सर इंजन ऑयल दिया हुआ है पर वीक, इंटू 4 करोगे 4 वीक का आ जाएगा। ड्राइवर सैलरी फिक्स है, दिया हुआ है यहाँ पे पर वीक, पर वीक दिया है, इंटू 4 करूंगा 4 वीक का आ जाएगा। रिपेयर दिया हुआ है, इंटू 4 करूंगा 4 वीक का आ जाएगा। ये दिया हुआ है गैरेज का रेंट, इंटू 4 करूंगा 4 वीक का आ जाएगा। जरा डेप्रिसिएशन बताओ सर, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, कितना है सेल्वेज वैल्यू, 1.5 लाख, ये है डेप्रिसिएबल वैल्यू। डिवाइड करो, लाइफ किस में दी रखी है, लाइफ ऑफ लॉरी। जनरली गाड़ी का लाइफ अलग है, टायर का अलग है, ठीक। इतना किलोमीटर, अब बताओ पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन आ गया है कि नहीं, तो हमारे 4 वीक का कितना है, 3,200 किलोमीटर, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन का खर्चा, 9,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 3,200, 16,000 डेप्रिसिएशन, 16,000, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस आराम से कर लोगे, पर एनम दिया है 52 वीक से डिवाइड करोगे तो एक हफ्ते का आ जाएगा, इंटू 4 कर दोगे 4 वीक का आ जाएगा। उसके बाद टायर देखो सर, टायर का कैसे निकलेगा,
डिप्रिसिएशन किस पे? टायर पे। कॉस्ट ऑफ टायर कितना है? 52,500। कोई सैलवेज वैल्यू है? नहीं है। लाइफ कितना है सर? 25,000 किलोमीटर। तो डिवाइड कर दोगे तो पर किलोमीटर आ जाएगा। हमारे केस में 4 हफ्तों का कितना किलोमीटर है? 3200। ये आ जाएगा सर 52,500 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 3200, 6750। इतना ही है डिप्रिसिएशन टायर पे। उसके बाद अगला खर्चा बताओ। व्हीकल का लाइसेंस इतना है पर एनम। 52 वीक से डिवाइड कर दोगे, 52 से पर वीक आ जाएगा, इंटू 4 करोगे 4 हफ्तों का आ जाएगा। अदर कॉस्ट जनरल ओवरहेड हो, एलोकेटेड ओवरहेड हो या अदर ओवरहेड हो, जिस नाम से भी दे, आपको उसको फिक्स में डालने हैं। इतना है पर एनम। 52 से डिवाइड कर दोगे तो 1 हफ्ते का आ जाएगा, इंटू 4 कर दोगे 4 वीक का आ जाएगा। सारा खर्चा जब आप आपने डाल दिया तो ये टोटल करोगे बेटा तो इतना आएगा ये। ठीक है, 4 वीक का। मैं 4 वीक का ही करके चलता हूँ। अब बताओ जरा, एक तो किलोमीटर से डिवाइड करूंगा उसको, किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर किलोमीटर। एक ये पूछा है। दूसरा टन किलोमीटर में पूछा है। तो इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा टन किलोमीटर, पता है 16,000 है अपना, 4 हफ्ते का 16,000, तो आ जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर। 1 हफ्ते का निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। समझ में आया? सिंपल सा बात है। टन किलोमीटर मीन्स टोटल टन इंटू टोटल किलोमीटर। सर टन तो है 10 टन। किलोमीटर पर किलोमीटर में सर एक दिक्कत है टन में। आधा जाते टाइम तो टन लेके जाता है, आते टाइम नहीं लेके आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना किलोमीटर चला है, जितना लेके गया है, उसमें तो इंटू करेंगे टन, प्लस जितना आते टाइम नहीं लेके आया 0 टन इंटू कर देंगे, उतने में ऑटोमेटिक टन किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। अगला एक तीसरा इक्विवेलेंट यूनिट, जिसपे क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ भी है नवंबर यूनिट 19। देखो, इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या हुआ? आपको फेयर तो चार्ज करना है, लेकिन फेयर डिफरेंशियल है, अलग अलग लोगों के लिए अलग है। सीनियर स्टूडेंट का अलग, जूनियर स्टूडेंट का अलग। इंस्टीट्यूट के आरटीपी में ये क्वेश्चन था, पढ़ाते टाइम में बताया था ये चीज। सेम क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में वही तो उठ के आया था। वैसे ही ऑफ सीजन में होटल का रेंट अलग होता है, नॉर्मल सीजन में अलग। जब भी डिफरेंशियल रेंट होता है, आपको खर्चे तो पूरे साल का दिया हुआ है, पर रेंट पूरे साल में अलग अलग चार्ज करना है। वैसे ही बस से रिलेटेड खर्चे तो पूरे बस का दिया है, पर उसमें बैठने वाले मेल पैसेंजर फीमेल पैसेंजर से अलग चार्ज करना है। जहां भी रेंट अलग चार्ज करना, वहां इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आता है। ठीक चाहे मेल फीमेल का अलग रेंट फेयर हो, है ना, ऑफ सीजन या नॉर्मल सीजन में होटल का अलग चार्जेज हो, हॉस्पिटल का खर्चा दिया है, और 2 किस्म का रूम है, एक डिलक्स एक नॉर्मल, तो दोनों का अलग अलग चार्ज हो, वहां पे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। सीनियर जूनियर स्टूडेंट है, दोनों का फी अलग चार्ज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा इक्विवेलेंट यूनिट का। जहां भी डिफरेंशियल फेयर चार्ज हो, वहां इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट आता है। टोटल कॉस्ट जैसे निकाल रहे थे, रनिंग, वेरिएबल रनिंग या फिर वेरिएबल और फिक्स, उसमें डिवाइड करके टोटल कॉस्ट तो सेम होगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा जो हायर चार्जेज होगा या रेंट होगा वो आ जाएगा। जो दिक्कत है वो यूनिट निकालने में है कि नहीं? जरा यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ होटल इज बीइंग रन इन हिल स्टेशन विद 200 बेड। हिल स्टेशन में कोई होटल है और वहां पे 200 बेड है होटल में। होटल ऑफर कंसेशनल रेंट ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ सीजन इन अ ईयर। और वो 6 महीने ऑफ सीजन रहता है होटल का, जहाँ लोग उतने नहीं आते तो रेंट कम करना पड़ता है। और 6 महीने क्या होता है? नॉर्मल सीजन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो ऑफ पीरियड है, हाफ ऑफ द फुल रेंट इज चार्ज। समझ में आया? हाफ रेंट चार्ज हो रहा है, यानी कि 2 अलग अलग पीरियड का अलग अलग रेंट चार्ज हो रहा है। जहां भी डिफरेंशियल रेंट, अलग अलग रेंट का कंसेप्ट आ गया, वहां पे इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट आता है। समझ में आया? चलो सर, नॉर्मल सीजन है और दूसरा ऑफ सीजन है। ऑफ में 50% ही चार्ज होता है, 50% फेयर होता है नॉर्मल का। अगर नॉर्मल में सर 500 होगा तो ऑफ सीजन में कितना होगा? 250 रुपया। नॉर्मल में अगर हम 1000 रुपया चार्ज करते होंगे तो ऑफ सीजन में कितना चार्ज करेंगे? 500 रुपया।
कह रहा है प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन रूम रेंट। सर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% लगाना है, कॉस्ट निकालने के बाद मार्जिन भी जोड़ते हैं ना तब रेंट आता है, पर रूम रेंट पे लगाना है, ठीक है। वो ऐसे भी प्रॉफिट बोला है, नहीं कुछ बोलता तो हम कॉस्ट पे नहीं रेंट पे ही लगाते हैं, ये चीज मैंने पढ़ाया था आपको। द फ्लोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑक्यूपेंसी रेट दिया है, ये 200, क्या 200 जो रूम है पूरे थोड़ी ना भरे होते हैं, तो कह रहा है कि सीजन में 80% रूम भरा होता है, यानी कि 1 से 80 रूम के आसपास भरा होता है। ऑफ सीजन में सिर्फ 40% ही रूम भरा होता है, ज्यादा लोग आते नहीं है। अच्छा हिल्स स्टेशन पे तो जनरली हिल्स स्टेशन पे होता क्या होगा, विंटर का सीजन ऑफ सीजन होता होगा, विंटर विंटर सब ऑफ सीजन में काउंट होते होंगे, है कि नहीं। ऑफ सीजन में जब क्या होता है कि विंटर में उतने हिल स्टेशन पे लोग जाते नहीं है, समर में जाते हैं, जहाँ गर्मी वर्मी होता है तो हिल स्टेशन पे ठंडा ठंडा कूल कूल करने जाते हैं। चलो अब खर्चा शुरू हो रहा है यहाँ से। टोटल इन्वेस्टमेंट इन होटल इज दिस मच, आउट ऑफ विच 80% बिल्डिंग एंड बैलेंस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। डिप्रिसिएशन के लिए दिया है, कैसे दिया है कि सर टोटल 300 है, बिल्डिंग में कितना है 80%, 300 का 80% बताओ 240, बैलेंस जो फर्नीचर वगैरह में है वो 60। अच्छा डिप्रिसिएशन का रेट होगा कहीं पे, ये रहा, एनुअल डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट पे 15%, डिप्सन तो यही निकल गया। रूम अटेंडेंट आर पेड दिस मच पर रूम पर डे। अब देखो वैसे भी पर रूम पर डे क्या है, रूम डे, कंपोजिट यूनिट निकालना है और तब उसको इक्विवेलेंट भी करना है, क्यों फेयर चेंज है तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रूम डे तो पहले रूम डे पता होना चाहिए ना, तभी तो इंटू 15 करूंगा तो अटेंडेंट की सैलरी आ जाएगी। हाँ जी सर। रूम डे अभी निकालते हैं, इंटू 15 कर देंगे अटेंडेंट की सैलरी आ जाएगी। चलो उसके बाद खर्चे दिया हुआ है, स्टाफ एक्सेप्ट अटेंडेंट, अटेंडेंट का तो अलग से दिया है रूप अटेंडेंट का, तो इसीलिए बचे हुए ये ले लेंगे। रिपेयर का बिल्डिंग का ये दिया है, लॉन्ड्री का दिया है, इंटीरियर का दिया है, मिसलेनियस का दिया है, ये सारे खर्चे, एक ये खर्चे, तो और सारे खर्चा तो दिया है। डिप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, रूम अटेंडेंट रूम डे अभी निकालते हैं, इंटू कर देंगे 15। और ये एक खर्चा है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा पहले रूम डे निकाल लें। बताओ इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, रूम डे इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पे तो निकालना है अटेंडेंट की सैलरी, रूम डे निकालने के बाद उसकी इक्विवेलेंट भी करना है। जरा देखो सीजन में सीजन में सीजन में देखो 200 रूम है, पूरी 6 महीना सीजन चलती है और 30 दिन, इससे बढ़िया है कि आपको ऐसे समझ में आएगा कि मैं पूरा ही लिखूं, 200 रूम्स, पूरी 6 महीना सीजन चलता है, हर एक महीने में 30 दिन लेके चलो, ठीक है। तो इतना रूम डे बनता है, पर 80% ही ऑक्यूपेंसी होती है ना। वैसे ही ऑफ सीजन में बताओ सर 200 ही रूम है, 6 महीना ऑफ सीजन है, 30 दिन हर एक महीने में, और सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी है, बताना जरा, ये आएगा 14,400, ठीक है। रूम डे समझ में आया, टोटल रूम डे कितना हो जाएगा 28,800 प्लस नंबर ऑफ रूम कितना है 200 इंटू टोटल डेज कैसे निकलेगा, मंथ इंटू डेज कर दो, 6 महीना इंटू 30 दिन, टोटल डेज आ जाएगा, तो रूम डे आ गया, प्लस इसमें ऑक्यूपेंसी, अगर खाली रूम है तो जितना भरा है उतने का ही लेना पड़ेगा ना, ऑक्यूपेंसी हमने डिवाइड कर दिया, रूम डे आ गया। ठीक है, टोटल रूम डे आ गया ये। अटेंडेंट की सैलरी कितनी थी 15 पर रूम डे, इंटू 15 कर दो, अटेंडेंट की भी आ गई। तो सारे खर्चे अगर आ गए एक्सेप्ट एक जो खर्चा मैंने यहाँ पे मार्क किया है लाइटिंग का, तो पहले सारे खर्चे लिख दो, आ जाओ। स्टाफ सैलरी दी, ये
ये इतनी जो खर्चे हैं ये गिवन थे। डिप्रिसिएशन मैंने बताया कैसे निकालना है, 300 लाख का 80% उस पे 5%, 300 लाख का 20% उस पे 15%। ठीक। अटेंडेंट रूम डे में 15 इंटू कर दो। एक बच गया लाइटिंग का खर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोटल खर्चा आ जाएगा, हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। लाइटिंग का खर्चा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। हाँ जी सर, लाइटिंग के खर्चे के लिए जरा पढ़ते हैं क्या कह क्या कह रहा है। मंथली लाइटिंग का एक्सपेंस जो है 1 से 10 है। ठीक है। एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर, यानी कि सर पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 4 महीने में इसका रेट 30 रुपया है, और बचे हुए 8 जो महीना है ना उसमें इसका रेट है 1 से 10 रुपया। यही कह रहा है 110 मंथली, हर एक दिन का नहीं, पूरे महीने का। व्हेन इट इज 30 पर डे, मतलब ये जो 4 महीने का जो विंटर सीजन है। दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी। फुल ऑक्यूपेंसी में तो हमें ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज भी जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ एक बात बताना, ऑक्यूपेंसी तो अलग है ऑफ सीजन का, नॉर्मल सीजन का। ये 4 महीने क्या लगता है विंटर वाला, ऑफ सीजन का होगा कि नॉर्मल सीजन का? ऑब्वियसली सर हिल्स स्टेशन पे है तो 4 महीना जो विंटर सीजन है वो ऑफ सीजन होगा, ऑफ सीजन। अच्छा, ये जो 8 महीना है, अब टोटल ऑफ सीजन 6 महीने होते हैं, नॉर्मल सीजन 6 महीने होते हैं, तो इसमें भी तो 2 महीना ऑफ सीजन है। अब बचा हुआ जो 6 महीना है ना, दैट इज नॉर्मल। ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि सर यहाँ देखो, शुरू का जो 6 महीने हैं नॉर्मल वाले, उस पे 1 से 10 का रेट लगाना है, पर सर ऑक्यूपेंसी उसकी 80% है। अगला जो 2 महीना है उस पे 1 से 10 का ही रेट लगाना है, पर ऑक्यूपेंसी 40% है। लास्ट का जो 4 महीने हैं सर, उस पर सिर्फ 30 का रेट लगाना है, और ऑक्यूपेंसी कितनी है? 40% है। और कितने रूम है सब में? 200 रूम, 200 रूम, 200 रूम। तो ये आ गया लाइटिंग का खर्चा। जरा बताओ, टोटल रूम इंटू मंथ, नंबर ऑफ डेज से इंटू क्यों नहीं किया 30? क्योंकि सर खर्चा है जब वो मंथली है, मंथली मंथली मंथली, तो डेज पर डे नहीं है कि इंटू डेज करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सर इस 8 महीने में भी 2 महीना ऐसा महीना था, इस 8 महीने में भी जिसमें ऑक्यूपेंसी कम होते हैं ना, तो ऑक्यूपेंसी अलग है तो उसको अलग निकालने पड़ेंगे। रेट तो सर पूरे 8 महीने का 1 से 10 का था, पूरे 8 महीने का 6 महीना प्लस 2 महीना, और ऑक्यूपेंसी अलग थी। लाइटिंग का खर्चा निकल गया, चलो लाइटिंग का खर्चा निकल गया, इसी चीज को यहाँ पे निकाला हुआ है। आप मैंने अभी समझाया वैसे निकालो और लाइटिंग का खर्चा डालो। एक बार जोड़ो जोड़ो फटाफट, उतना ही आएगा जितना लाइटिंग का खर्चा आया है। अब बताओ प्रॉफिट कितने चार्ज करने हैं? 20% ऑन रूम रेंट। बताओ जरा, जब सारे खर्चे निकल गए प्रॉफिट चार्ज करना है 20%, लेकिन कॉस्ट पे नहीं, ये जो रेंट है ना इस पे। अब बताओ, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सर ये रेंट बनता है ना? अगर रेंट 100 हो तो प्रॉफिट कितना है 20, तो कॉस्ट कितना है 80, है कि नहीं? जब जिस पे भी परसेंटेज दिया उसको 100 मान लो। रेंट पे परसेंटेज दिया है तो रेंट को मैंने 100 मान लिया, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20, और ये कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। अब बताओ 45,71,000 अगर 80% है तो 100% कितना? 57,13,000। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? छोटा सा काम, तो सर हमें निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट। ये कैसे निकलता है? सर हमें रूम डे पता है कि टोटल, अब इसी से डिवाइड कर दोगे तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो रेंट आ जाएगा पर रूम डे। पर देखो हम तो अलग अलग रेंट चार्ज करते हैं ना, ऑफ सीजन का अलग, नॉर्मल सीजन का अलग। तो अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट रूम डे, सिंपल, रूम इंटू टोटल डेज। इक्विवेलेंट यूनिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर रेंट अलग है,
ऑफ सीजन का, नॉर्मल सीजन का। देखो, जो नॉर्मल सीजन है ना, उसका जो रेंट है ऑफ सीजन का ठीक उसका हाफ है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर ऑफ को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया तो जो भी रेंट आएगा वो नॉर्मल का आएगा, 50% कर देंगे हाफ का। या फिर नॉर्मल को ऑफ में कन्वर्ट कर दिया तो जो भी रेंट आएगा वो ऑफ सीजन का आएगा, इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा नॉर्मल सीजन का। किसी रूप से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको मैं सेम रखता हूं, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता हूं नॉर्मल में। अब बताओ इसका रेंट कितना होता है, तो इसका रेंट जस्ट हाफ होता है नॉर्मल का, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7200। अब टोटल करोगे 36,000। ये जो इक्विवेलेंट यूनिट है ये पूरा फुल है। फुल को हमने सेम रखा और हाफ को भी फुल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? हाफ फुल का 50% के बराबर है ना रेंट के हिसाब से, तो 50% ही यूनिट ले लिया। ठीक, अब जो आएगा 36,000 से डिवाइड करके, 36,000 से डिवाइड करके अगर 15 730 750 को 36,000 से डिवाइड करोगे तो जो भी रेंट आया ये किसका आया सर, नॉर्मल सीजन का। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया था ना सबको। नॉर्मल को तो ऐसे ही रखा था, ऑफ को भी नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया था। और जब अब ये नॉर्मल का है तो ऑफ सीजन में कितना रेंट रखना है, 50%। तो 158.72 का 50%। ठीक, दूसरा तरीका है, चलो दूसरा तरीका है कि हम ऑफ सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तब ऑफ को सेम रखना पड़ेगा। नॉर्मल को ऑफ बनाने में देखो, नॉर्मल सीजन में डबल रेंट है, यानी कि ऑफ का 2 गुना, तो इंटू 2 कर दो। ट्वेंटी एट 800 इंटू 2। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो ये पता है ऑफ सीजन का रेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑफ सीजन के यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है ना। और जब ऑफ सीजन का आ जाएगा तो नॉर्मल का कैसे डबल कर देंगे ना, इंटू 2 कर देंगे। जरा करके बताओ। सर ये क्या आ जाएगा, ऑफ सीजन का रेंट कितना आएगा, 36 कर दो राउंड ऑफ कर। तो नॉर्मल सीजन का रेंट कैसे आएगा सर, ऑफ सीजन का जो है वो तो है उसका डबल है नॉर्मल में। ठीक है, चलिए ऐसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट को दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो रेंट हमेशा उसी का आता है, और दूसरे का रेंट तो आप निकाल ही सकते हो। समझ में आया? हमने देखा कंपोजिट यूनिट क्या होता है, हमने देखा इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं। ठीक है, और कॉस्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। डेप्रिसिएशन पर मंथ पर एनम दिया हुआ है, ऐसे टाइप का कुछ सैलरी पर मंथ पर एनम दिया है, तो ये सारे फिक्स है। पर ऑपरेशन अगर दिया है किलोमीटर के अनुसार डेप्रिसिएशन, आवर्स के अनुसार डेप्रिसिएशन, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। वैसे ही सैलरी अगर पर ऑपरेशन पर ट्रिप दिया हुआ है सैलरी, तो वो हो जाएगा वेरिएबल। समझ रहे हो? चलो।